अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टरॉन्ग के साथ मैं हूं ज़लीबी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिनांस एक्ट 2023 इम्प्लीकेशन। मौजूदा हालात में ये बजट कितना कारआमद होगा, इस बजट के असरात आम आदमी पर, ताजर पर या शराफिया पर कितने पड़ेंगे। IMF जो शरायतें रख रहा है, जिसमें बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, दूसरी महंगाई की जा रही है, क्या वाकई IMF ऐसी शरायत रखता है जिसकी वजह से हुकूमत मजबूर होती है। आज हमारे साथ दो टैक्स बार हैं, लाहौर टैक्स बार भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान टैक्स बार भी हमारे साथ मौजूद है। आज जो प्रोग्राम है ख़ास तौर पर हमने इसलिए रखा है, जो मौजूदा बजट है इस पर लोग बार बार कोई पेशन गोइयाँ कर रहे हैं, बेहतर बजट है, लेकिन जो कुछ लोग कह रहे हैं 4 माह का बजट है, क्या 4 माह का बजट रहेगा या पूरा साल चलेगा, इस पर भी गुफ्तगू होगी। मेरे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए इजाज़ अली भट्टी साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, हमारे टैक्स अमूर हैं, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उनके साथ मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार के और साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। इजाज़ भट्टी साहब, आपका सेमिनार बड़ा ज़बरदस्त था पाकिस्तान टैक्स बार का और लाहौर टैक्स बार का इम्प्लीकेशन पे। मौजूदा हालात और बजट को जब हम देखते हैं, दोनों में आप क्या मुताबिकत देखते हैं, क्या बेहतरीन अमल था ये बजट था जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं समझता हूँ ये जो बजट इन्होंने दिया है ये ना तो अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक है और ना ही ये हुकूमत जो चाहती है वो उसके मुताबिक है। बजट बनाने में जो मेजर स्टेक खास कर मैं बात करूँगा डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के, इनकम टैक्स और सेल टैक्स, उसमें जो मेजर स्टेक होल्डर होते हैं जिनकी मशावरत से ये बजट बनना चाहिए या बनना होता है, वो आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो आपकी ट्रेड बॉडीज़ हैं और आपकी टैक्स बार्स हैं। सबसे जो इसमें लीडिंग रोल होता है वो बार्स का रोल होता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले भी हमसे ही जो हैं वो फीडबैक लेकर जाते हैं और जाके FBR के सामने अपने मुतालबात रखते हैं या अपनी मारूजात रखते हैं। इस तरह ट्रेड बॉडीज़ वाले भी हमें ही कंसल्ट करते हैं कि हमें FBR के साथ क्या जाके बातें करनी चाहिए जिससे हमें रिलीफ मिल सके या उनका रेवेन्यू बढ़ सके। तो आसान अल्फाज में ये कहा जाए, जो टैक्स अहदाफ हैं वो बार्स ही पूरे करवाती हैं। बार वो अपने क्लाइंट्स को एतमाद में लेती हैं, टैक्स ये देना है या नहीं देना है, तो वो टैक्स टारगेट पूरे होते हैं। मतलब मैं कहने का वो जो मेजर स्टेक होल्डर है जिसकी मेजर मशावरत, जिससे मेजर मशावरत होनी चाहिए, वो टैक्स बार्स हैं। वो हमारी पाकिस्तान टैक्स बार है, हमारी लाहौर टैक्स बार है, मुल्तान टैक्स बार है, जी उतनी भी बार वो बार है, क्योंकि हम एक ब्रिज हैं बिटवीन दी टैक्स पेयर और बिटवीन दी गवर्नमेंट और FBR। जो हम रोल प्ले कर सकते हैं FBR वो नहीं कर सकता, ना वो टैक्स पेयर कर सकता है, क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं जी। हम टैक्स पेयर की साइकी को भी समझते हैं, हम FBR के मामलात को भी समझते हैं कि ये किस तरह बेहतर रिकवरी कर सकता है और टैक्स पेयर किस तरह मोल्ड हो सकता है टैक्स देने की तरफ। लेकिन बदकिस्मती ये है FBR हमसे राय तो ले लेता हमारी बार से, हमारे बार के नुमाइंदों को बुलाता भी है। इस दफ़ा बजट कमेटी बनी हुई थी, इसमें मैं सेक्रेटरी साहब भी, हमारे कमर साहब भी उसमें शामिल थे, राना मरीज साहब भी शामिल थे। बेशुमार उन्हें हमसे जो है वो सिफारिशात ली है और बिल में उनको शामिल भी किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एक्ट है तो वो सारी चीज़ें उसमें से गायब हो गई। पता क्या चला कि बिल था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, एक्ट जो बना वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसमें हमारी चीज़ें जो फ्रांस बिल में शामिल थी और हमने उसके ऊपर अप्रिशिएट किया। हमने प्री बजट सेमिनार किया था अपने लाहौर टैक्स बार में, पाकिस्तान टैक्स बार के साथ मिलके वहाँ पे उसमें हमने जो इन्होंने पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए थे हमारी सिफारिशात को हमने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया था कि बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट जब बजट एक्ट बना तो उसमें सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो नज़र क्या आया कि हमारी बातों पे FBR अमल नहीं करता या कर नहीं सकता या उससे करवाया नहीं जाता। पीछे IMF है या कौन सी कुछ। वैसे इजाज़ भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, ये बजट जो बनता है IMF बनाता है या FBR बनाता है या पार्लियामेंट की फाइनेंस कमेटी बनाती है? मैं समझता हूँ या गैप से को बन के आता है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारे पार्लियामेंट वाले जो हैं वो तो सोए रहते हैं। अभी पीछे हमारे इम्प्लीकेशन के ऊपर हमने जो सेमिनार किया वहाँ पे हमारे सीनियर मेरे उस्ताद शहबाज बरसन का कि देखिए जी, आधे के असम्बली के लोग इस्तीफे दे के जा चुके थे, जो आधे में से वहाँ पे 40-50 लोग मौजूद थे वो सोए हुए थे।
तो बजट किसने पास करना है? बजट वही पास हुआ जो IMF ने इनको डिक्टेशन दी, उसके मुताबिक पास हो गया। ये तो लोग सोए रहते हैं हमारे पार्लियामेंट वाले, इनको कुछ पता नहीं। FBR की भी वहाँ पे नहीं चलती। FBR ने प्रपोजल कुछ अच्छी बनाई है हमारी सिफारिश के ऊपर, लेकिन उनकी उसके आगे बात नहीं चली। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जब तक ये हमारी बार जो हम लीडिंग रोल हमें नहीं देंगे, उस वक्त तक हमारे FBR की दौड़ भी कहते हैं, मौलवी की दौड़ मस्जिद तक, FBR की दौड़ भी मौजूदा टैक्स पेयर तक ही है। यही है, उसकी टैक्स पेयर तक है। यहाँ पे जो अहम बात मैं आगे करना चाह रहा हूँ, जो बेसिक बजट में चीज़ आनी चाहिए थी वो ब्रॉडनिंग होनी चाहिए थी। मैंने डायरेक्ट टैक्सेस को पढ़ा डिटेल में, मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस को पढ़ा है, ब्रॉडनिंग की कहीं भी बात ही नहीं की गई। ज़रूरत है ब्रॉडनिंग के बगैर अपना रेवेन्यू FBR इंक्रीज कर ही नहीं सकता। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनको निचोड़ रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं। दोबारा आपकी तरफ आते हैं, ब्रॉडनिंग किस तरह मुमकिन है, या हो भी सकती है, या ज़रूरत भी है या नहीं है। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप क्या समझते हैं बजट में जो तब्दीलियाँ एक्ट में हुई हैं, जिनको कोई सोच भी नहीं सकता था, जो हो गई, वो क्या है? जो बजट के ऊपर, बजट बेसिकली पाकिस्तान में मुझे तो मीनिंगलेस लग रहा है, इसलिए कि बजट का मकसद होता है कि कोई सेट करना अहदाफ और उनको पूरा करना। अगर आप पिछले 10 बजट देख लें, पिछले, मैं किसी भी हुकूमत की पिछले 10 के 10 बजट देख लें, कभी आपके अहदाफ पूरे नहीं हुए, आज तक भी नहीं पूरे हुए। अभी भी जो आप अपना 7,000 अरब का बता रहे हैं, में तो पूरा हुआ था जी, 2021 का तो पूरा हुआ था सर, वो 6,150 सर अभी मैं उसके ऊपर आने लगा था कि इस साल 7,000 आप 150 अरब की कलेक्शन दिखा रहे हैं और 402 अरब रुपए के रिफंड्स आपने लोगों के विदल्ड किए हुए हैं। आपने किसी भी जगह पर उनको माइनस नहीं किया, तो अगर उसको माइनस किया जाए तो ये 6,700 अरब रुपए की कलेक्शन बनती है। वो 400 अरब रुपए इंडस्ट्री के दबा के बैठे हुए हैं और इंडस्ट्री उसके लिए क्राइसिस में जाती जा रही है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये कि इस बजट में तो बेशुमार नए टैक्सेस लग गए हैं लोगों के ऊपर, गैर बताए इनको 2,900 अरब रुपए की ऐसे अहदाफ में इंक्रीज़ किया गया है जिसका कोई आपको पता नहीं कि कहाँ से कलेक्शन आ रही है उसकी। और ख़ास तौर पर जो विदहोल्डिंग के रेट बढ़ाए हैं, मतलब ये 2,900 को जो अरब रुपए के टैक्स हैं, 930, हाँ जी, 2,900 अरब के, ये वो टैक्स होते हैं जो टोल प्लाजों के जरिए या मुख्तलिफ नहीं, इन्होंने विदहोल्डिंग के रेट्स बढ़ा दिए हैं। विदहोल्डिंग का मतलब ये है कि जहाँ पर पहले 4% थी उसको 5% कर दिया है, जिसका 4.5 थी उसको 5.5 कर दिया है। ये एक किस्म का लोगों के ऊपर इजाफी बोझ डाल दिया है और उसको मिनिमम टैक्स में ले गए हैं। इससे ये होता है कि इस तरह तो आप इसको 8% रेट कर दे, आपकी कलेक्शन 16,000 अरब हो जाएगी। ये तो बगैर FBR हथियार फेंकने वाली बात होगी। असेसमेंट करना नहीं चाह रहा, आप सिर्फ विदहोल्डिंग के थ्रू कलेक्शन करना चाह रहे हैं। इससे एक बड़ा इजाफी बोझ इंडस्ट्री के ऊपर आएगा। असेसमेंट करते तो ऑफिसर आप उनको मानते नहीं है सर, 2 अरब के टैक्स लगा देते हैं, फिर आप उनको मानते नहीं है, आप अपीलों में चले जाते हैं, अदालतों में चले जाते हैं। असेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि किसी को जानबूझकर या उनकी फ़र्जी किस्म की जाए। मसला ये है कि असेसमेंट तो करनी पड़ेगी, आपको ब्रॉडनिंग करनी पड़ेगी, असेसमेंट करनी पड़ेगी और अपने ख़र्चों को कम करना पड़ेगा जी। आपके जितने ये अभी हम बड़ा ज़्यादा सोशल मीडिया पर शोर पड़ रहा है कि जितना मरात याफ्ता तबका है, जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, जनरल्स हैं, जजेज़ हैं, इनको तमाम को फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली सब कुछ ख़त्म कर देनी चाहिए। ये तो बात ये अब ज़रूरी भी हो गया है, अशराफिया को भी हिस्सा डालना पड़ेगा। सिर्फ आवाम को देखिए, बजट का क्या मतलब है? आपने बजट के बाद 8 रुपये बिजली का यूनिट बढ़ा दिया, 50% गैस महंगी कर दी, आपका बजट में तो इसका जिक्र ही नहीं है। ये IMF की शराइत, सर ये IMF की शराइत, IMF को उन चीज़ों से क्या ताल्लुक है? ये IMF की शराइत नहीं होती। ये IMF कहता है कि बिजली आप बना रहे हैं अगर 15 रुपये का यूनिट और बेच 12 रुपये का रहे हैं तो ये आप कैसे कर सकते हैं? हम कर्जा नहीं देंगे जब तक आप 15 का नहीं करेंगे। असल में IMF को ये नहीं पता कि हमारे जितने बिजली के मुआहदे हुए हैं ना, वो सब फ्रॉड हैं, वो नजायज़ हैं। 38,000 मेगावाट के बिजली का हम बिल अदा कर रहे हैं, जबकि इस्तेमाल होती है 27,000। गुजारिश ये है कि बिजली के 2 मसले हैं, एक तो बिजली चोरी बहुत होती है और दूसरा ये कि बिजली की जो लागत है वो मसनूई तौर पर ओवर वैल्यूड है। कुछ जो अशराफिया के लोगों ने हुक्मरानों से मिलकर, ये जो मौजूदा और साबिक हुक्मरानों से मिलकर, उन्होंने इस तरह इन मुआहदों को डिज़ाइन किया कि हर साल 2,000 अरब का नाजायज़ मुनाफा उनको मिलता है। ये 2,000 अरब का नाजायज़ मुनाफा आपकी जेबों से वसूल होना है। जितनी चोरी है, जितनी लूट मार है, वो आवाम ने देनी है। तमाम मुआहदों को नज़रसानी करने की ज़रूरत है, उनको जायज़ मुनाफा दिया जाए, साल का 18% का मुनाफा दिया जाए।
वरना तो आप लोगों का खून भी निचोड़ लेंगे तो ना सर्कुलर डेट ख़त्म होगा तो ना आपके मसाइल ख़त्म होंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान की दो ब्लीडिंग इश्यूज़ हैं, एक है ब्लीडिंग इशू बिजली का सर्कुलर डेट, और दूसरा ये है कि नॉन परफॉर्मिंग एंटिटीज़ और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो सरकारी हैं। ये नॉन परफॉर्मिंग एंटिटीज़ आपका साल का 2500 अरब रुपया खा जाते हैं और सर्कुलर डेट भी 2300 अरब रुपया खा जाता है। आपकी टोटल कलेक्शन 7100 अरब है, 4800 अरब रुपया तो ये दो चीज़ें खा जाती हैं। तो आपका कर्ज़ों के इस तरह तो हम फंसते जाएंगे। पाकिस्तान को फौरी तौर पर एक मॉरेटोरियम डिक्लेयर करना चाहिए। ये हुकूमत जो कोशिश करी है नए कर्ज़े लेकर पिछले कर्ज़े अदा करने की, इसमें किसी सूरत मुल्क का सर्वाइवल नहीं है। तमाम डोनर से कहे जी हमें रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स चाहिए जिसमें 10 साल के लिए हमारे कर्ज़ों को अब डेफर करें और फिर हम अपना फिस्कल डिसिप्लिन भी पैदा करें इस मुल्क में, और हर साल $5 बिलियन कर्ज़ों को उतारने के लिए अपने पास सरप्लस बनाएं। वरना आपका मुल्क तो एक डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। ये जो हुकूमत पिछले, बल्कि इमरान खान की भी हुकूमत आप ले लें, आप बल्कि ये तमाम हुकूमतें ले लें, ये सारों को बेसिक इकनॉमिक की मैनेजमेंट है। आप डेट को पे ऑफ करने के लिए नया डेट नहीं लेते। आप तो हमारी किसी सियासी जमात के पास मंशूर कोई नहीं है या मुआसिर मंशूर या कोई एक विजन इसका मुआशत का नहीं है। सर, जिस मुल्क की अवाम $80 बिलियन की इंपोर्ट करती है और $30 बिलियन की एक्सपोर्ट करती है, उसका तो यही अशर होना है। आपके पास है ही नहीं है पैसा। देखिए आप क्या कर रहे हैं, इस मौजूदा हुकूमत ने पिछले 14 माह में $18 बिलियन के नए कर्जे लिए हैं, $18 बिलियन के नए कर्जे। अब वो उतारेगा कौन? आपने क्या किया, ये $18 बिलियन लेकर पुराने कर्जे उतार दिए या सूद अदा कर दिए। आप अपनी ये बेसिकली इसहाक डार साहब की जो थी ना बुलंद बांग दावे और बढ़के, वो हमें ले बैठी हैं। अच्छा, ये इसहाक डार साहब को हटाया गया है या वो खुद हटे हैं, इस्तीफा दिया गया, इसमें को आपको लॉजिक लगती है? इसहाक डार को तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म होती। इतनी बैड फिस्कल मैनेजमेंट कर रहा है, मुल्क को डुबो दिया, अभी भी इस्तीफा नहीं देना तो उसने कहाँ पर जाना है? डॉलर सर, डॉलर डार से डरता है। पूरे कर दिए। मुझे तो लगता है अब डॉलर के सामने डार लेट गया है। मसला ये है कि आपको समझ नहीं आ रही, आप नए कर्जे मत लें, पुराने कर्ज़ों की। देखिए पहले दिन आए तो इसने कहा जी मैं पेरिस क्लब के पास नहीं जाऊंगा, आपने उनका $11 बिलियन देना है, आप उनके पास जाएं, वो बड़े फ्लेक्सिबल लोग हैं, उनसे कह जी हमें 10 साल के लिए रिस्ट्रक्चरिंग करके दें। आपका हल ही है। जो फ्लड आया था उमर साहब, उसमें सारे कर्जे रिशेड्यूल हो सकते थे। तो वैसे तो शायद दुनिया ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं की। ये मैं इस प्रेजेंटेशन नहीं दे देखे सके, नहीं प्रेजेंटेशन भी हुकूमत ने दी। देखे गलत तनकीद नहीं करनी मैंने हुकूमत पर, लेकिन इन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी, प्लेजेस भी है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान को ना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। पाकिस्तान की जो ड्यू वैल्यू है, काम ना होने की वजह से। नहीं, वो वैसे ही शायद हमारे पर अब यकीन ही नहीं करते, वो हमारी हर बात को झूठ समझते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या, आपके मुल्क में फ्लड आया और फ्लड की वजह वो क्लाइमेट चेंज है, वो कार्बन एमिशन है जो तरक्की याफ्ता मुल्क करते हैं। हमारे मुल्क में तो टोटल इंडस्ट्री इतनी नहीं है कि हम अपने हिस्से की भी कार्बन एमिशन कर सकें। हम उनकी वजह से हम भुगतान दे रहे हैं। देखिए हमारे मुल्क में 48% है इन्फ्लेशन का रेट, और हमारे हमसाये 30 किलोमीटर दूर 4.7% है इन्फ्लेशन का रेट। लेकिन डॉलर हमारे 300 का, उनका है 82 रुपये। यही मेरी गुजारिश, मैं 300 को 100 को नहीं मान, वो 300 के हिसाब से हमारी होनी चाहिए 5%, उनकी अगर 100 है तो 100 के हिसाब से 5% है। बात यह है कि हमारे पास चीनी है, जैसे हमारी अपनी मुल्की पैदावार है, 160 रुपये। अब 160 रुपये किलो है। सिर्फ क्या है कि चूँकि सियासी खानवादों के कब्ज़े में है, सिंध में, पंजाब में शुगर मिलें, और उन्होंने इलेक्शन लड़ना है एंड दे नीड मनी, तो उनके कार्टेल ने इसको 100 रुपये किलो बढ़ा दिया। और वो ऐसा नाजायज़ मुनाफा है, चूँकि वो खुद हुकूमत में है, उनको कोई रोकने वाला ही नहीं है। माफियाज की तो हुकूमत है हमारे मुल्क। सही कह रहे। अच्छा कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, अभी इजाज़ भट्टी साहब ने बात की थी, टैक्स का मतलब, बजट का मतलब बताया था। टैक्स का मतलब, जो टैक्स का पैसा अशराफिया से लेकर आम आदमी पर खर्च होगा, ये खाने वाले लोग हैं, उनसे निवाले लेकर गरीब को खिलाना है जो खा नहीं सकता। लेकिन हमारे मुल्क में ये कानून सारा उल्ट है। अब जो ये बजट मौजूदा जो पेश किया गया है, आप समझते हैं कि इनकम टैक्स में कुछ बेहतरी की तरफ, जो जितने भी नए टैक्स लगाए गए हैं वो बेहतर हैं, या कौन कौन से लगाए हैं, ये लगने ज़रूरी थे? बहुत शुक्रिया यूबी साहब। नहीं, बेहतरी की तो कोई गुंजाइश नहीं है। देखें वो तो सम कर दी उन्होंने बात कि सिर्फ और सिर्फ आपने ये लेंगे, वो लेंगे। वो सुपर टैक्स की भी कहानी आपको बताता हूँ। अभी आपने किया क्या कि आपने टैक्स के रेट बढ़ा दिए, बस यही है, अपनी कलेक्शन ज़्यादा करने के लिए। कोई नई चीज़ आपने इंट्रोड्यूस नहीं कराई,
कोई ऐसी आप स्कीम नहीं लेके आए जिससे पैसा बिज़नेस के लिए बाहर लाए, लोग कारोबार करें, इन्वेस्टमेंट हो, कारोबार चले, लोगों को रोज़गार मिले, बिज़नेस चलेगा तो टैक्स मिलेगा ना। आपका सारा का सारा इन्हिसार जो था टैक्स कलेक्शन का, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो सारे का सारा इन्हिसार तो आपका इंपोर्ट पे था। और अभी भी अगर आप इसको वैल्यू कर लें, जो एक साल पहले एक्सचेंज रेट था 30 जून 2022 को और 30 जून 2023 को करें, तो आप उसको करके वैल्यू करके देख लें कि आपकी कितने डॉलर आती है। आपने बेसिकली टैक्स की कलेक्शन इन टर्म ऑफ पाक रुपीज़ तो बढ़ाई है, लेकिन जो आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशो ना उस हिसाब से बढ़ी है, ना आपकी जो इंटरनेशनल वैल्यू है उसके हिसाब से बढ़ी है। असल गैप कहाँ पे हमारा आया टैक्स की कमी का? जब हमने इंपोर्ट को बैन किया, इंपोर्ट को रोका, तो जो कलेक्शन वहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की आपको आती थी, जिसकी वजह से आप हर साल कहते जी हमारा इतना टारगेट, हमारा इस क्वार्टर का टारगेट पूरा हो गया, हमने इस क्वार्टर का टारगेट एक्सीड कर लिया, हम पूरा साल का टारगेट जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो था ये तो डिवैल्यूएशन की वजह से था। कमर साहब, मुझे ना ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से पहले 100% अगर हम अदा पूरे करते हैं उसमें 44% इनकम टैक्स की तरफ जमा होता है, 50% सेल टैक्स की तरफ से, और 6% है जो वो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो उनसे आता है, यानी कि इनकम टैक्स 44 है। उसमें भी ज़्यादा विद होल्डिंग की सूरत में टैक्स जमा होते हैं। ये पूरा फ़लसफ़ा बना के ये 75 साल में हम फिर तो वो अशराफिया से टैक्स लेने में यानी कि नाकाम है अभी तक। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी कमर साहब। जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, अशराफिया से तो हम हमेशा ही टैक्स लेने में नाकाम रहे हैं। ये तो जो जितना टैक्स हम ले लेते हैं ये एक ज़बरदस्ती का टैक्स है। कोई भी जिसका ड्यू टैक्स बनता है वो अपना टैक्स अदा नहीं कर रहा, बिलखुसूस अशराफिया तो बिल्कुल अदा नहीं कर रही। उसकी दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि वो देना नहीं चाहते टैक्स, और दूसरी रीज़न ये है कि हमारे जो FBR का इदारा है वो टैक्स लेना भी नहीं चाहता। सबसे पहले हमें एक चीज़ पे फोकस करना होगा कि हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन जो है उसको कम करना होगा, और डायरेक्ट टैक्सेस का जो इनकम है उसको बढ़ाना होगा। ये जो आपने अभी जैसे इसका भी बात की ना कि ये 44% है और 50% है, मेरा ख्याल है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे में। ख़ास तौर पे जो लोग थोड़ा सा मईशत को समझते हैं, टैक्सेशन को समझते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस का जो शेयर है ये 2/3 होना चाहिए किसी भी बेस्ट सर्वाइवल इकोनॉमी के लिए, और उसके ग्रोथ के लिए 2/3 जो है वो आपके डायरेक्ट टैक्सेस होने चाहिए, और 1/3 जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस होना चाहिए। जबकि यहाँ तकरीबन आप समझ सकते हैं कि यहाँ उल्टा उसी इस सारे के सारे निज़ाम उल्ट होने की वजह से दो चीज़ों का, एक तो जो आपका महंगाई का तनासब है वो, और दूसरा आपका ओवरऑल इस वक्त जो मार्केट में डिप्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। आपने क्या किया, सेल्स टैक्स 17% था, आपने अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको 18 कर दिया, आपने अपनी कलेक्शन को बढ़ा दिया सीधा सीधा। एक अच्छी बात यह है कि आपने बहुत सारी एग्जम्पशंस थी अनड्यू, उसको ख़त्म किया, वो अच्छी बात है, सबके लिए एक ही चीज़ होनी चाहिए। लेकिन आपको अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को चलाने के लिए दो आपके पास इस वक्त ऑप्शन है। या तो आप जिसको हम सब्ज़ इंकलाब कहते हैं, एग्रीकल्चर को संभाल लें या इंडस्ट्री को संभाल लें, दूसरे नंबर पे आपकी इंडस्ट्री है, और तीसरे नंबर पे आपका इस वक्त जो आता है वो आपके जो सर्विसेज का सेक्टर है, जिसमें बिलखुसूस इस वक्त IT का एक शोबा है जिसमें इस वक्त बहुत बड़ा गैप है। ना गवर्नमेंट की तरफ से उस पर कोई तवज्जो है, और ना ही प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ऐसा कोई हौसला अफजा काम किया। प्राइवेट सेक्टर ये बहुत बड़ी बात है कमर साहब। भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने, मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था सऊदी अरब इतना का पेट्रोल नहीं बेचता जितने कि हम IT दे रहे हैं दूसरे ममालिक को। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। देखिए, उन्होंने 20 साल पहले बैठ के एक प्लानिंग की 2000 के अवाइल में, और बेसिक तो उन्होंने मनमोहन से स्टार्ट लिया, और उसके बाद कंटिन्यूटी उन्होंने पॉलिसीज़ की रखी, और आज तक वही चलती जा रही है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक गवर्नमेंट आती है, वो एक अपनी पॉलिसी अनाउंस करती है, अपना टेन्योर पूरा और उसका पहली बात उसका टेन्योर पूरा नहीं होता, साल 1.5 साल पॉलिसी चलती है, और अगर कहीं फार्चुनेटली वो आगे गवर्नमेंट चलती है तो हमें कोई ना कोई आफत ऐसी आन पड़ती है कि हमें वो पैसा जो हमने उसके लिए मुख्तस किया होता है वो हम उस आफत के लिए उठा के तो पैसा दे देते हैं। होता क्या है, चूँकि हमारे पास ना सरप्लस है,
ना हमारे पास इस वक्त इतने रिसोर्सेज हैं हम चीज़ों को। अब तो हमें दो चीज़ों के ऊपर काम करना, फोकस करना चाहिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ इनकम, कि हम कौन से रिसोर्सेज हैं जहाँ से अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, आमदन बढ़ा सकते हैं। आमदन दो तरह की है, ज़ाहिर है बिज़नेस कारोबार काम होगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। जब हम कारोबार की बात करते हैं तो टैक्सेशन उसके साथ ही है ना। बिल्कुल। जहाँ काम आपका कम होता जाएगा तो वहाँ टैक्सेशन क्या होनी है, आप ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ लोगों से टैक्स ले लेंगे, लेकिन ये इस तरह से ना टैक्सेशन होती है, ना इस तरह से टारगेट पूरे होते हैं। हमने हमेशा देखा है कि ऐसी काम चलता जा रहा है। दूसरा, आपको जो आपके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ना, उसके ऊपर आपको बिल्कुल फोकस करके सोचना होगा कि ये क्या करने वाला काम है और क्या नहीं है। क्या हमने लोगों को, गरीब आवाम को रोटी का नवाला देना है, या हमने अशराफिया के अल्ले तल्ले पूरे करने। वही तो अलमिया है, वो नारे लगते हैं, दावे लगते हैं, इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं सर्वाइवल हो, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे चलें, अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क आगे चले और आप तरक्की वाकई करना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया में कौमों ने अपने पेट काट के तो अपनी मुश्किलात को आगे बढ़ाया। और आपको अब वक्त है कि अशराफिया दो तरह की है। एक हमारी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी है, एक वो अशराफिया है। दूसरी अशराफिया वो है जिसके पास बेशबहा दौलत है और वो टैक्स में उनका कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। ये इन दोनों के पेट काटने पड़ेंगे। आप फिर आवाम के लिए कुछ मुख्तस करेंगे। और जिस शोबे में ख़ास तौर पे मैं एक बात कहूँगा कि आप अपना एजुकेशन का बजट देख लें कितना है, और आप अपने बाकी बजट देख लें कितने हैं। जो ज़रूरत है आपके मुल्क की, वो एक अगर डीसी का प्रोटोकॉल 25-25 गाड़ियों पर मुश्तमिल हो, जहाँ पर जो किनालों में एकड़ के मकान जिनके पास हों, 15-15 पुलिस वाले जिनके साथ बॉडीगार्ड हो, एक डीसी के पास, वहाँ क्या तब्दीली आनी है, वहाँ क्या किस तरह हो। देखें, बात यह है कि ये सारा कुछ हमने बरतानिया से इनहेरिट किया ना। दूसरे ममालिक में हमारे वुज़रा जाते हैं, वो सड़कों में भागते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ ना, अगली बात आप सुने ना। एक वक्त था कि ताजे बरतानिया का एक तरफ से सूरज निकलता था और दूसरी तरफ से गुरूब नहीं होता था, ऐसा ही था ना, पूरा दिन ही हर वक्त रहता था। इतनी बड़ी सल्तनत थी, अब कहाँ मुख्तस होकर रह गई है। उसको क्या चीज़ ले बैठी है, यही प्रोटोकॉल ले बैठा था, जो उनके रेड बुक के प्रोटोकॉल जिसको आज तक हम फॉलो कर रहे हैं ना, जिनको उन्होंने खुद छोड़ दिया है, जिसकी बजाय उन्होंने पूरी दुनिया, आधी दुनिया में कहते थे हुकूमत थी, वो ख़त्म कर ली, तो हम उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं। हमें सोचना होगा कि अगर वो नहीं रहे तो हम कैसे रहेंगे। वो तो तब्दीली अभी जो ताजपोशी वहाँ की बरतानिया की हुई थी, वो उस ताजपोशी जो सरकारी खाते से वो भी उनको टैक्स उनके वापस दें, ये सरकारी आप नहीं सब प्रोटोकॉल ले सकते। इसीलिए देखें, जो भी महज़ब कौम है, आप अपना कंपैरिजन अपने रीजन के लोगों से करें जहाँ आप वहाँ से आगे निकलें और फिर अपनी चीज़ों को सीधा करें ना। अच्छा, सब आप जो फंक्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा क्या शिकायत है इनकम टैक्स में, लोगों की क्या सवालात से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा परेशानी का? देखिए, एक तो जो टैक्सेशन, देखें अब तो कानून बन गया, एक्ट आ गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें अभी भी शायद डिबेट हो सकती है। जैसे 7E पे 2 साल से लोग बात यह है कि सरापा एहतजाज है, सुपर टैक्स है, ये जैसे नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। देखें, उसमें 7E की अगर हम बात कर लें, देखें उसकी बड़ी इस वक्त अजीब सी सिचुएशन है। सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो टैक्स पेयर के ख़िलाफ़ है। लाहौर हाई कोर्ट का टैक्स पेयर की फेवर में है। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों किया। अब देखें, आप 3-3, 4-4 रंग के फ़ैसले लेके बैठे हैं, तो उसके ऊपर आगे आप जब फर्दर रजिस्ट्रेशन करने लगे हैं, तो यार ये तो देखेंगे ये इशू इस वक्त अदालतों में है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कोई बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आप कम अज़ कम ये तो देखें कि आपने 236E में एक इंट्रोड्यूस करा दी नीचे अपने सब सेक्शन के, जनाब जब भी उसने बेचनी है वो पहले 7E की पेमेंट का प्रूफ लेके आए। अब ये सोचे समझे बगैर कि उसकी आगे रिपरकशन क्या होगी, कल को उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। अब एक बंदे का एक प्लॉट ही एक है, उसकी वैल्यू भी 2.5 करोड़ से कम है, वो कहाँ से लेके आएगा पेमेंट का प्रूफ। एक बंदे के पास एक प्रॉपर्टी थी, एक ऑफर, एक घर था, दोनों की जिसकी एग्जम्पशन है, वो क्यों कहाँ से पैसे उसकी पेमेंट का प्रूफ लेके आएगा। देखें, आप मसला हमारा ये है कि हम हर वक्त नॉन प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करते हैं, प्रैक्टिकल जो चीज़ है उसके ऊपर आते ही नहीं है। इस दफ़ा बड़ा अच्छा काम हुआ, FBR ने बहुत अच्छी कुछ प्रपोजल्स बनाई। उसमें हमने पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने, हमारी जितनी एफिलेटेड बार्स हैं, उन्होंने हमें प्रपोजल भेजी, हमने उनको भेजी। उसके ऊपर बड़ी अच्छी सैर असल डिबेट भी हुई, 3-4 हमारी उसके ऊपर सेटिंग हुई।
जब उसके बाद अनोमली कमेटीज़ बनी, अनोमली कमेटी की जो मीटिंग हुई, जो फर्स्ट मीटिंग, सेकंड और फिर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी, उसमें बड़ी चीज़ें, बड़ी बेहतर डिस्कशन हुई। और उस दिन तक वो जितनी चीज़ें थी जो अभी आप जिक्र भी 2-3 चीज़ों का कर रहे थे, वो तमाम की तमाम बड़ी पॉजिटिव थी। हम समझते थे कि ये बिज़नेस के लिए एक ग्रोइंग चीज़ है। अब जब सारी की सारी चीज़ें वापस गई, बिल जो सप्लीमेंट्री बिल टेबल हुए असेंबली के पास एक रात में, और वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो उल्टा होगी। अब मसला ये है कि कुछ चीज़ें शायद FBR भी करना चाहता है, उनको भी पता है हमारे प्रैक्टिकल हालात क्या, लेकिन उसकी मजबूरी ये है उनकी भी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी भी पहुंच से बाहर हैं। आपकी मजबूरी है उनको जो जहाँ से आपने इस वक्त लोन लेने हैं, फाइनेंसिंग करानी है, जहाँ जहाँ से आपके पैसे आने हैं, चाहे IMF है, चाहे बाकी आपके डोनर्स हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। वो अपने तरीके से आपको कंपेल करते हैं कि आप ये पॉलिसी जो है मॉनेटरी इसको ठीक करें। वो ये नहीं कहते कि ये कलेक्शन बढ़ाएं, वो कहते हैं यहाँ आपका गैप है, इसको ठीक करें। अच्छा, अल्टीमेटली होता क्या है कि हमारा जो यहाँ का गैप होता है वो चूँकि मोस्टली किसी ना किसी हमारी किसी खामी और हमारी किसी ख़राबी की वजह से होता है, उसको जब ठीक करते हैं तो अल्टीमेटली बोझ जो है लोगों पे चला जाता है। चाहे हम बात करें, अभी जैसे ख्वाजा साहब ने बात की थी बिजली की बात, देखो ना हमारी ख़राबी थी ना, हमारे लोगों ने ख़राबी की ना, उन्होंने वहाँ से पैसा बनाया, उन्होंने महंगे मुआहदे किए और ऐसे मुआहदे किए कि पूरी कौम को बांध के रख दिया। ठीक है ना, कि आप बिजली लें या ना लें आपने पेमेंट करनी है, प्लांट चले ना चले आपने पेमेंट करनी है। ठीक है ना, तो बात यह है कि जिस तरह के हमने फ़ैसले किए वो कहते हैं इसको भाई ठीक करो। अब हम ये देखें, जब भी किसी से आप कर्जा लेते हैं तो आप यहाँ एक लोकल बैंक से कर्जा ले लें ना, तो आपको कहता है अपना बिजनेस मॉड्यूल ठीक करो भाई, ये चीज़ें ठीक करो। IMF की शरायत जितनी भी सामने कभी आई हैं, अशराफिया को इस तरह पकड़े, इस तरह करे, वो तो पाकिस्तानी कौम के फ़ायदे में है। लेकिन अगर वो या फिर वो साफ नारे हैं या हुकूमत नारे लगाती है, मैं आपको एक और बात नहीं मैं एक आपको और बात बताता हूँ। ये बड़ी एक हाई लेवल की मीटिंग थी, वहाँ बात हो रही थी कि जी ये अच्छा, वो अयूबी साहब आपको एक मज़े की बात बताऊँ, वो कभी नहीं कहते कि ये करें और ये करें। वो कहते हैं जी ये आपका गैप है पैसे का, ये आप कहाँ से पूरा करेंगे, इसकी प्रपोज़ल बनाएं। ये हम लोग प्रपोज़ल देते हैं कि भाई यहाँ से हम पैसा पूरा करके देंगे, हम आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ हम आइडेंटिफाई करते हैं जी, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जनाब फ़लाँ जगह से हम इतने % टैक्स लगा देंगे, फ़लाँ जगह पे गैप है हम इतने % टैक्स लगा देंगे, हम इसको 1% को 2% कर देंगे, 17 को 18 कर देंगे, तो ये आपका गैप पूरा कर देंगे। अभी देखें, ये अल्लाह करे ये इसी तरह चीज़ें, शायद उम्मीद तो हमेशा बेहतरी की रखनी चाहिए, लेकिन इनके काम को बेहतरी वाले नहीं हैं। अल्लाह करे कि कोई हमें आगे सप्लीमेंट्री बिलों की तरफ ना जाना पड़े। और अगर वज़ीर अभी कह रहे हैं बिजली के मजबूरन है, शराइत पूरी करनी पड़ रही है, और अगर शराइत आई हैं कि फिर कौन सी आती है। अगर यही हालत रही तो ये जो सप्लीमेंट्री 2 से 3 इस साल में एक्सपेक्टेड है जो आएंगे ना, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम कहाँ पे खड़े होंगे। इजाज़ भट्टी साहब, आप BTB की बात कर रहे थे, बच्चे कितना टैक्स खिलाफ मौजूद है पाकिस्तान में। चलो 7,000 तक तो हम पहुँच गए इकट्ठे करने, 7200 लगा ले, 7100 हम इकट्ठा करने तक पहुँच गए। टैक्स पेयर की तादाद को सब पता है, 30 लाख गोशवारे हैं जितने टैक्स पेयर हैं। टैक्स खिलाफ कितना मौजूद है पाकिस्तान में अगर उस पर वर्क किया जाए तो? मैं समझता हूँ कि टैक्स खिलाफ का बहुत बड़ा मार्जिन अभी मौजूद है। बहुत कम लोग हैं जो टैक्स नेट में हैं, और जो अभी इन्होंने ये चलाया हुआ है, अभी जैसे इन्होंने कहा जी कि बैंक से आप विड्रॉ करेंगे 50,000 से ज़्यादा तो 0.6% आपका कटेगा वहाँ पे हो, और आप फाइलर हैं तो नहीं कटेगा, नॉन फाइलर हैं तो कटेगा। उसमें होता क्या, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है? बैंक वाले ने किसी FBR के बंदे से रब्ता किया हुआ, मैं जाता हूँ, मैं नॉन फाइलर हूँ, कहता है सर आपको अभी एक्टिव करवा देते हैं, वो मेरी नील की रिटर्न फाइल करवा देता है FBR के किसी बंदे से, मैं फाइलर बन जाता हूँ। ठीक है, वो FBR और हर हफ्ते वो जारी करते हैं ATL में इतने हज़ार लोग इंक्रीज़ हो गए, इतने हज़ार लोग इंक्रीज़ हो गए। प्रैक्टिकली जो टैक्स देने वाले की गाड़ी लेने वाले की उसको पता भी नहीं होता, उसकी रिटर्न बन जाती है, रिटर्न नील की रिटर्नें होती हैं। ये बता रहे हैं हमारे टैक्स पेयर की तादाद बढ़ रही है। मैं कहता हूँ कोई तादाद नहीं बढ़ रही, जो पिछले 5 सालों में तादाद थी आज भी वही तादाद है। ये जो इंक्रीज नजर आ रही है टोटल आर्टिफिशियल इंक्रीज है, ये सारे जीरो फाइलर है, ये सारे नील फाइलर हैं, यहाँ पे इंक्रीज कोई नहीं है प्रैक्टिकल। ये नंबर को देख लेते हैं बाजी इतने आगे तो वो अपने उसको फिगर को रिपोर्ट कर देते हैं। प्रैक्टिकल जो एक्सपेक्ट है जिस तरह तरीके से हम नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को बढ़ा सकते हैं, उस तरफ कोई भी अमली इकदाम FBR ने आज तक नहीं उठाया। अगर कोई उठाया भी है तो उसमें जो FBR के उसको अमल दरामद जिन लोगों ने करवाना है
उनका रोल कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये आप समझते कुछ भी जीरो पॉइंट बैंक ट्रांजैक्शन पे कोई फायदा नहीं है अगर मैं फाइलर नॉन फाइलर का? कुछ उन्होंने नील की रिटर्न फाइल करवा के जो नॉन फाइलर है उसको उसने फाइलर बना के तो उसकी टैक्स उसकी विदहोल्डिंग नहीं होनी, उस कोई एफबीआर को उसका कोई बेनिफिट नहीं होना। कम से कम 95% तक कोई फायदा नहीं, कोई 5% शायद कोई बंदा हो जो प्रैक्टिकली अपनी रिटर्न सही फिगर के साथ फाइल कर दे। एफबीआर को तो फायदा जब है ना, जब मैं अपनी ट्रू फैक्ट एंड फिगर के साथ अपनी रिटर्न फाइल करूं, मैं अपना ट्रू टैक्स अदा करूं और मैं अपना गवर्नमेंट एक्सचेकर में अपना हिस्सा अदा करूं, फिर एफबीआर को या गवर्नमेंट को फायदा है। नील रिटर्न फाइल कर दूं, नील वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करूं, उससे एफबीआर को हासिल क्या होना है? जो उनका पीछे टारगेट है, जो मोटिव है, जिस मकसद के लिए ये अच्छा, सीवीटी प्रॉपर्टी में ये बैंक ट्रांजैक्शन पे जितने भी टैक्स विद होल्डिंग के ये नॉन फाइलर के बढ़ाए गए हैं, इससे आपको लगता है कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं होगा। देखिए ना, ये अगर टैक्स लग भी गया, फर्ज रिकवरी भी हो भी गई, तो ये विद होल्डिंग टैक्स है, इसमें एफबीआर का क्या कमाल है? इतनी ज्यादा फौजी सफर इन्होंने भर्ती की हुई है, उसका कमाल क्या है इसमें? वो तो टैक्स, जैसे अभी ख्वाजा साहब कह रहे थे, विद होल्डिंग टैक्स के रेटों को बढ़ा के उन्होंने रेवेन्यू को बढ़ा दिया है। भाई इसमें एफबीआर का क्या कमाल है? 236 का रेट उन्होंने 1% बढ़ा दिया, 236 के का टैक्स 1% बढ़ा दिया, सप्लाईज को जो टैक्स है 4.5 से 5.5 कर दिया, जहाँ पे 4 है उसको 5 कर दिया। इसमें एफबीआर का क्या कमाल है? ये तो ऑटो पे रेवेन्यू जनरेट हो गया ना, फिर इतना ज्यादा फौज रखने की जरूरत इस बजट में कोई खास सेक्टर को भी फोकस किया गया है? नहीं, मैं नहीं समझता इसमें कोई खास सेक्टर को। जनरल रेट्स के ऊपर इन्होंने बस रेट्स बढ़ा दिए, इतने रेट्स बढ़ा दे, इतने रेट्स बढ़ा दे, कोई पर्टिकुलर सेक्टर को जो है वो हिट नहीं, टारगेट नहीं किया गया। मैं इसमें नहीं समझता मैं इकबाल ख्वाजा साहब, ब्रेक से जाने से पहले, प्रॉपर्टी सेक्टर एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी चलती है। चलो हुकूमत को रेवेन्यू भी आता है, लेकिन आम लोग उससे बहुत से वो बचते हैं, जो ओवरसीज़ खास तौर पर फॉरेन रेमिटेंस में और ये प्रॉपर्टी सेक्टर में क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, इम्प्लीकेशन क्या है इसमें, लेकिन ब्रेक से बाद। नाज़रीन, छोटे से कमर्शियल ब्रेक में साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब, देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है पहले आप में, उसकी वजह ये कि प्रॉपर्टी सेक्टर को पिछली हुकूमत ने तो बड़े फेवरेबल उसको दे रहे थे, इंसेंटिव्स भी दे। इस मरतबा प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर बुरी तरह टैक्सेस इम्पोज किए गए, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी की करानी काफ़ी महंगी हो गई है। डिफरेंट उसके ऊपर हमने टैक्सेस इंक्रीज़ किए, रजिस्ट्रेशन के भी ऊपर भी, सूबाई और वफाकी दोनों पर। अब इस वक्त तकरीबन 13% का ख़र्चा आ रहा है अगर एक बंदा नॉन फाइलर है। तो आप मुझे ख़ुद बताएं कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन जिसमें आप खुद, अच्छा उसमें एक बड़ी अच्छी तजवीज़ थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको नॉन फाइलर ना कंसिडर किया जाए ना, तो वो भी वापस, यानी कि इतनी अच्छी जो भाइयों ने भी बात 50,000 से लाख रुपया किया था डॉलर, वो भी बेहतर था, वो भी ख़त्म कर दी। बात ये नहीं है, बात असल में प्रॉब्लम क्या है। IMF क्या कहता है? वो कहता है जी आपकी 2022 में पाकिस्तान की हिस्टोरिक टैक्स कलेक्शन थी वो $30 बिलियन थी, 6,150 अरब की कलेक्शन थी और 203 रुपये रेट था डॉलर का 30 जून 2022 को जी। अब वो कहता है जी इस साल आपकी कलेक्शन नीचे गिर गई है, आपकी कलेक्शन डॉलर नहीं, मैं आपको पूरा बताता हूँ जो IMF, मेरे पास वर्किंग पेपर मौजूद है उनका। वो कहता है जी आपकी तो वैल्यूएशन $24 बिलियन की हुई है, 7,150 अरब ये $24 बिलियन बनते हैं। वो कहते हैं दैट मीन्स कि आपकी जो असल जो कलेक्शन है वो $6 बिलियन कम है। वो कह रहे थे कि इस मरतबा आपका जो इन्फ्लेशन का फैक्टर 48% का आप लगाएं तो ये आपकी 9,000 अरब की होनी चाहिए थी। ये सारी बहस का सबब बनी, जिसके बाद उन्होंने कहा जी आप 9,450 अरब का टारगेट सेट करें। ये असल बात है जो हम कौम को बताना नहीं चाहते, लेकिन हमने IMF को ये इंपोर्ट कम होने की वजह से, मैं ये पूरा बताता हूँ हमको, हम उनको ये बात ही नहीं समझा पाए कि चूँकि पाकिस्तान में फ्लड भी आया और भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से हमारी कंपनियां बंद होना शुरू हो गई। उनकी चूँकि हमारी प्रॉब्लम बंद रही, हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी इंडस्ट्री भी तब चलती है जब अब इम्पोर्ट करेंगे। हमारा 90% इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड है, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ की जो कैपेसिटी थी, ये हुकूमत तो एवं कह रही है 0.28% ग्रोथ है, पाकिस्तान की इस वक्त -9% कम अज़ कम चली हुई है। जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 11.25% कम हो गई है। असल बात हम यही तो मैं कह रहा हूँ, आप दुनिया को वो समझना नहीं चाहती, या हम लोग इतने नालायक है कि उनको समझा ही नहीं पाते कि ये $30 बिलियन की तब कलेक्शन हुई थी
जब 80 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स हुई थी, अब मेरी इंपोर्ट्स इस साल अगर 54 बिलियन डॉलर पर आ गई हैं तो वो कलेक्शन तो नीचे जानी ही जानी है। जी जी। उसके अलावा मेरी लोकल प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो गई। ये जितना सुपर टैक्स ये हुकूमत ने लगाया, ये 2023 के साल में किसी इंडस्ट्री को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी का प्रॉफिट ही नहीं बचा इस साल में। जी जी। तो वो तो इन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दिया। बात वही है, इतने ये 7E सुपर टैक्स लगाने की बजाय आप जो वैसे रेट्स हैं जो 35% थे ऊपर जाकर क्लोज हो जाते हैं, आप इशराफिया को, वही बात, इशराफिया को टैक्स करें, उनका टैक्स रेट बढ़ा दें। इशराफिया तो दूर की बात है, सैलरीड पर्सन के ऊपर सर वो मैं अभी आ रहा था कि आपने सैलरीड पर्सन पे जुल्म कर दिया, उसके ऊपर मजीद बढ़ा दिया। अभी बात हो रही थी टैक्स पेयर्स की, इस वक्त पाकिस्तान में 4.2 मिलियन एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं। दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। वाह जी वाह, क्या हमें क्लैपिंग करनी चाहिए ना इसके ऊपर कि 42 लाख लोग हमारे टैक्स नेट में आ गए हैं। पर मसला ये है कि उनमें से जो इंडिविजुअल्स हैं जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा आमदन बना रहे हैं, वो 64,000 पर फंसे हैं पिछले 3 साल से। अब आप फिगर्स, आप जब तक आप फिगर्स को नहीं चेक करेंगे ना बैठ कर, कि जब तक आप जो बंदा 10 लाख, वो सारे नील के गोशवारे जो भी भाई बात कर रहे थे। असल में प्रॉब्लम ये, अगर वो गोशवारा गलत है तो कम फिर कोताही किसकी है? जिस बंदे का B2B में दें पहले साल का गोशवारा, जिसने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है और फाइलर बन गया सिर्फ उसको प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तो उससे एक दफ़ा उसकी वेल्थ रिकन्सिलेशन मांग ले। सर जिनकी वेल्थ स्टेटमेंट भी है, रिटर्न भी है, अब जो 30 जून से पहले ऑर्डर किए गए हैं, जिनके जमा भी है, वो बगैर देखे जिनके ऑर्डर कर दिए गए हैं, उनका क्या बने? वो तो खैर सर पीलो में, फिर वही बात है ना, पीलो में फंसा हुआ है काम। इसका मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है अफसर को। आप ये समझें कि 58 रुपये का यूनिट इंडस्ट्री को आप दे रहे हैं तो बिजली का 24% मार्कअप है। उसके बाद रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट नहीं करने दे रहे। इस साल मैं अभी आपके प्रोग्राम में बैठ के 58 रुपये का फी यूनिट इंडस्ट्री को आप दे रहे हैं जी, जबकि यही अगर 58 को मैं अमेरिकन डॉलर में भी कन्वर्ट कर लूँ तो आप 19 सेंट का यूनिट दे रहे हैं इंडस्ट्री को विद टैक्सेस, 19 सेंट का। यही जब यूनिट बांग्लादेश में जाता है वो 7.8 सेंट पर एक यूनिट मिल रहा है और इंडिया में 9.7 पर मिल रहा है। आपकी इंडस्ट्री इंडिया और बांग्लादेश से कैसे कम्पीट करेगी? सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी आप मुझे फिर उधर जाएगी। देखिए हम हवाई, मैं कहता हूँ मेरे साथ बैठ जाए कोई भी, मैं फिगर्स के साथ बात करूँगा, मैं कोई विदाउट फिगर आपके साथ बात नहीं करूँगा। 57 रुपये को 300 रुपये का आपका डॉलर है तो 17 आप डिवाइड करके देख ले 19 सेंट का बनता है। तो फिर इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी पैदावार करके फिर वो आलमी मंडियों का फिर हम मुकाबला कैसा कर सकते हैं? मैं सर मुसद्दक मलिक साहब की जब अपोजिशन में होते थे, मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना, मैं उनका फ़ैन हो गया। उन्होंने कहा ये हुकूमत जनाब 16 रुपये का यूनिट दे रही है बेस रेट के ऊपर, हम जब आएंगे हम इस यूनिट पाकिस्तान की यूटिलाइजेशन कम है, हम पूरी यूटिलाइजेशन पे ले जाएंगे, बेस रेट पर 12 रुपये का यूनिट बन जाएगा। आज वही मुसद्दक मलिक बेस रेट 30 रुपये का यूनिट करके कहता जी ये भी अभी कम है। और मैं किसको कहूँ जाकर के भाई कोई तो बात पर कायम रहा करो। अच्छा हजूर, ये एडवांस टैक्स भी उसमें भी तब्दीलियाँ की गई हैं, उसमें मैं चाहता हूँ प्रोग्राम खत्म हो जाता है, चीज़ें रह जाती। एडवांस टैक्स में तब्दीलियाँ की, उसमें इम्प्लीकेशन क्या है? बिल्डर्स वगैरह को लगाया गया, एडवांस टैक्स के रजीम में लेके आए हैं और डिफरेंट जितने रह गए थे उन सबको भी एडवांस टैक्स। देखिए एडवांस टैक्स अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। जिसने देना है एडवांस टैक्स देना है उसको लेना चाहिए। इस मरतबा जो 2 अच्छी चीज़ें की हैं, एक एडवांस टैक्स का नेट वसी किया है और एक ADR, एक इन्होंने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म बनाया है जो मेरे हिसाब से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको बेहतर कर लिया है। देखिए आपने अगर अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है ना तो इस तरह के मैकेनिज़म्स लाएँ। और ये जो 5th पिलर है ना, 5th पिलर है, हम 4 पिलर्स पर यकीन रखते हैं, अदलिया, जुडिशरी, मीडिया, और ये 5वां पिलर है जो कारोबारी बरादरी है, इसको भी ले आए अपनी मशावरत में, इससे टैक्स का दिया करे हदफ और वो 5th पिलर पूरा कर दिया करे। ये अफसरों के बेजा इख्तियारात ख़त्म करें, डिस्क्रिशनरी पावर्स ख़त्म करें, सेल्स टैक्स को सिंगल स्टेज करें, इसके अंदर रिफंड का फसाद का नज़रिए 402 अरब रुपया इंडस्ट्री का रोक के बैठे, ख़त्म ही कर दे रिफंड का निज़ाम। अब सिंगल स्टेज पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कर रही है, सारे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रेस्टोरेंट्स पे सिंगल स्टेज लगाया, नो इनपुट अलाउड, उनकी रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट से ऊपर चला गया, 5% रेट है, आप भी कम कर दें, सेल्स टैक्स चोरी होना भी बंद हो जाएगा। सेल्स टैक्स चोरी होने की वजह ही उसका रेट 18% होना है, लोगों को देना अजाब लगता है, वो चोरी करना शुरू कर देते हैं, फिर आपके अफसरान उनके साथ मिल जाते हैं। अफसर शाही की तो आपने मौजें लगाई हुई हैं इसके अंदर, ये फसाद का निज़ाम ख़त्म करें।
इसके अलावा सर आप अपनी जो है ना 18% है ताजरों का, 1% टैक्स देते हैं। देखिए हमारी जीडीपी का 18% ताजर है, जो उसके ऊपर 1% टैक्स। उनको लाएं अपने साथ बिठाएं मशावरत के जरिए। 18% में से सिर्फ 1% नहीं, 18% के ऊपर फिर 18% टैक्स के अंदर भी उनकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, उनकी 1% है। इसी तरह 27% एग्रीकल्चर का है, उसकी ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं प्रोविंशियल जो टैक्सेस लेते भी हैं एग्रीकल्चर से तो वो 0.5% बनती है। तो ये दो सेक्टर्स हैं जो 42% के ऊपर टैक्स के अंदर सिर्फ 1.5% कंट्रीब्यूट करते हैं। आज ये अगर अपने हिस्सा बकदरे जुस्सा पर आ जाएं, 42% ये भी टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन करने शुरू कर दें, तो आपकी टैक्स कलेक्शन 11,000 अरब पर चली जाएगी। तो उसके लिए उमर साहब हमें मैं वो पॉलिटिकल विल नहीं है, क्योंकि जो जागीरदार बैठा है, जो ब्यूरोक्रेट बैठा है, जो अशराफिया बैठी है, वो कानून नहीं बनने देते उसके ऊपर। नहीं, वो बनाते ही नहीं कानून, वो उसको एग्जाम्प्ट रखना चाहते हैं ताकि उनकी मौजें ख़त्म ना हो। सब्सिडीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब्सिडी का तो देखिए ये कोई इंसाफ नहीं है कि मैं भी उसी पेट्रोल पंप से 270 रुपये का डलवाऊँ और जो मेरे घर मुलाजिम काम करता है वो भी 270 का ले। वो अदम मसावात है। इसको इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाएं, मसावात पैदा करें। जो लैंड क्रूज़र पे डलवाने हैं, देखिए हर एक का एक तरीक़ाकार पेमेंट की कैपेसिटी डिटरमिन करें, उसके हिसाब से लोगों से। बिजली का यूनिट कोठी वाला भी उतने का इस्तेमाल कर रहा है, वही और जो किराए के मकान में रह रहा है वो भी उतने पैसे अदा कर रहा है, वो भी तमाम टैक्स अदा कर रहा है। हमें सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क्स चाहिए, लेकिन हमने उनके थ्रू वेले और बेरोज़गार पैदा कर दिए हैं। हमने आज 2008 से उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लगाया। इसकी बजाय हम बांग्लादेश का मॉडल फॉलो करते, घर घर में सिलाई मशीन देते और उनसे उसकी प्रोडक्ट लेते, तो आज पाकिस्तान में भी 100% रिकवरी है उनके पैसे की। ग्रामीण बैंक देते हैं 100% रिकवरी है। ग्रामीण बैंक है, उसने 68 लाख ख़ानदानों को उधार दिया था, 68 लाख ख़ानदानों को, और सारों के सारे उन्होंने 99% वो कर्जा वापस कर दिया, और वो तमाम ख़ानदान पॉवर्टी लेवल से बहुत ऊपर आ गए। तो दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। और कमर उस्मान चौधरी साहब, वैसे तो तजावीज़ तो बहुत होती हैं, लेकिन ये हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम जितने सेमिनार भी करते हैं, वर्कशॉप भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, सुनते भी हैं लोग, कहते भी हैं सही है बात, लेकिन अमल नहीं करते। जैसा हुकूमत कह देती है, कफ़ायत शारी का हुक्म करती है, लेकिन फ़ौज के वज़रा रख के फिर वो अखराजात बढ़ते जाते हैं। हम भी कहते हैं दूसरों को यार नमाज़ पढ़ा करें, सच बोला करें, हम खुद नहीं पढ़ते, सच नहीं बोलते, फिर सिस्टम को किस तरह बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। बात यह है कि हम मिन हैसुल कौम शायद मुनाफे कौम हो गए, एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज़ देयर, लेकिन हम सारे ही वो काम दूसरों को करते हैं जो खुद नहीं करते। तो इसी तरह हुक्मरान भी हम में से ही हैं, और हम में से ही सारे के सारे लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी भी हम में से ही है। तो ये हम जानता है, हम लैग पूलिंग है जी, इस तरह ही ऐसे टैक्स पेयर भी जानता है, ऐसे ही, और टैक्स प्रैक्टिशनर भी जानता है किस तरह बेहतरी आ सकती है। अब देखिए ना, FBR, इस मामले में FBR की जब हम बात करते हैं, FBR कहता है जी मेरे पास 10 मिलियन लोगों का डाटा मौजूद है। अभी किसने रोका? करें इम्प्लीमेंटेशन, लोगों को लाएं, उनको असेसमेंट्स करें। और जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो वहाँ फिर आप ये काम करें ना कि सज़ा अगर किसी शख्स की 6 महीने की कैद की है या 3 महीने की उसकी सज़ा है, तो उसको उम्र कैद की सज़ा या डेथ की सज़ा तो ना दे दें। जिसका जितना जुर्म है उसको उतनी सज़ा दें ना, जितना किसी का टैक्स बनता है उसे ले लें यार, किसने मना किया। दूसरी बात यह है कि हम बेसिकली सोसाइटी के तौर पे ही ना दिखावे वाले, नमूदो नुमाइश वाले लोग हैं। हम हर वो काम करते हैं जो शायद हमारी बसात का नहीं होता और हमारी अपनी ज़ात से बहुत आगे होता है, हमारी अपनी लिमिट्स का ही नहीं होता, लेकिन हम दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं। उसकी अगर मिसाल हम ले लें, शादियों की एक सबसे बड़ी मिसाल है, कर्ज़ लेके, ज़मीन बेच के, घर बेच के शादियों पे पैसा लगा देते हैं, और उतारने के लिए अगली पूरी जो जनरेशन है वो उस शादी का कर्जा उतारने के लिए लगी रहती है। अच्छा, कम सब टाइम कम है, ये प्लानिंग पूरे साल के लिए टैक्स पेयर को करनी चाहिए। जिस तरह बजट तो एक्ट तो पास हो गया, प्लानिंग आप क्या समझते हैं 4 माह के लिए होनी चाहिए, ये साल के लिए? नहीं, प्लानिंग तो देखिए जी पूरे 1 साल के लिए कम से कम होनी चाहिए। जो बिज़नेस का मॉड्यूल है उसमें तो हर शख्स का जो प्लानिंग का स्ट्रक्चर है वो कम से कम 5 साल का होता है। आप किसी बैंक से कर्ज़ा लेने जाए ना तो वो आपको कहता है जी 5 साल की मुझे प्रपोज़ल बना के दें कि आप 5 साल में आपके टारगेट्स क्या हैं, कितनी आप सेल करेंगे,
कितनी प्रोडक्शन करेंगे, कितनी आपकी परचेज़ होगी, कितने आपके ख़र्चे होंगे और आपकी आमदन कितनी होगी और उस पर टैक्स कितना देंगे। ये तमाम चीज़ें तो आपसे प्रपोज़ल के तौर पे बैंक भी मांगता है, जैसे आपने कर्ज़ लेने जाना है। और जो बंदा काम कर रहा होता है, कारोबार कर रहा था, उसको अपने तमाम मामलात का बहुत बेहतर पता होता है। वो बताए या ना बताए, उसको ओपन डिस्कस करे या ना करे, जो शख्स पैसे गिन सकता है ना, उसको काम कारोबार का सारी चीज़ों का सब पता होता है। इजाज़ भट्टी साहब, आखिर में 1 मिनट है सर, क्या प्रपोजल देंगे बजट को देखते हुए टैक्स पेयर को, टैक्स प्रैक्टिशनर को, FBR कलेक्टर को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? अचीव करने हैं तो सबसे पहले उसको टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस अचीव करना होगा। जब तक वो तो मुमकिन नहीं है, जब तक टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस FBR के ऊपर डेवलप FBR नहीं कर पाएगा, उतनी देर तक FBR कभी भी अपने वो तो हुकूमत उसको आज़ाद करेगी FBR को, भाई आपका काम टैक्स कलेक्ट करना है, आपका काम वो नहीं है, जो टारगेट पूरे करना नहीं है। जब तो टारगेट पूरा करने पड़ेंगे तो फिर किस तरह हुकूमत के अलावा FBR के जो ऑफिसर है ना, जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर पास करने होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जगह पे बैठे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। जब तक वो टैक्स पेयर को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि आप हमारे साथ आए बैठे हैं, हम आपके मसाइल सुनते हैं, हम आपकी जायज़ बात को सुनेंगे, तो टैक्स पेयर श्योरली लाजमन वो जो है कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स रेवेन्यू। लेकिन ये लोग डराने पे तड़े होते हैं। अभी आप असेसमेंट की बात कर रहे थे जी, असेसमेंट हो जाए तो आप अपीलों में चले जाते, मानते नहीं। अपीलों में कोई शौक से तो नहीं ना जाता, जिसके साथ ज्यादती होती है वही अपील में जाता है, क्योंकि ये बैठ के इनका मकसद ये उनका मुहासबा भी नहीं होता ना, जो असेसमेंट करते हैं अफसरान को जीरो पे, ये रेवेन्यू को प्रोटेक्ट नहीं करते। इनका काम होता है कि टैक्स पेयर को डराने से कभी रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा। इजाज़ भट्टी साहब आपको बहुत शुक्रिया, उमर इकबाल खान साहब आपको बहुत शुक्रिया, कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की अपनी गुफ्तगू सुनी। जो फिनांस एक्ट 2023 है वो आपने आज बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। जो आज रिज़ल्ट निकलता है वो यही है, जब तक अपनी पॉलिसियों में तसलसल नहीं लाएंगे और जब तक आप मईशत को दुरुस्त करना नहीं चाहेंगे, ये फैसला नहीं करेंगे आपने फोकस ज़राअत को करना है या इंडस्ट्रियल को करना है या दोनों को करना है, तो किस तरह करना है। पहले 4 स्तून कहते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला 5वां स्तून भी है, वो है ताजिर बरादरी। जब तक उसको मुशावरत में नहीं लाएंगे, मामलात या पॉलिसियाँ दुरुस्त नहीं हो सकती हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।